Hello everyone, welcome to EduTab. So in today's Vijay series, we'll be discussing Module A Part 2. Part 1 already channel पे available है. तो आज हम Module A का Part 2 डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. सो उससे पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट अभी जो हमारा जैप का मास्टर कोर्स है, पहले वो 75% ऑफ पे अवेलेबल था. नाउ इट इज़ अवेलेबल फॉर 85% ऑफ. एंड आप जैब 85 कोड यूज़ करके इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं. इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी and you will also get subject wise chapter wise MCQs full length test and discussion forum है. and आप कॉल के थ्रू भी आप हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई क्वेरी है वो आपकी रिजॉल्व की जाएगी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. सो फर्स्ट इज विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग डिमांड डिपॉजिट. कौन सा स्टेटमेंट इनमें से इनकरेक्ट है रिगार्डिंग डिमांड डिपॉजिट्स. दे हैव प्री डिटर्मिन्ड मेचोरिटी पीरियड, कि इनका जो मेचोरिटी पीरियड होता है वो प्री डिटर्मिन्ड होता है. नो इंटरेस्ट इज रिसीव्ड ऑन डिमांड डिपॉजिट, क्या इन पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है. एंड दे कैन बी विदड्रॉन विदाउट एनी पेनल्टी, कि कभी भी विदड्रॉ कर लो. चौथा, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कैन बी अवेल्ड विद डिमांड डिपॉजिट्स. तो यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन है हमारे पास बी. देखो डिमांड डिपॉजिट्स में कोई प्री डिटर्मिन्ड मेचोरिटी पीरियड नहीं होता है. एफडी में जैसे आपको पता है कि 5 साल के लिए, 3 साल के लिए, 8 साल के लिए. लेकिन सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट आप कभी भी पैसा विड्रॉ कर सकते हो. लेकिन ऐसा नहीं है कि डिमांड डिपॉजिट पे इंटरेस्ट नहीं मिलता है. सेविंग्स अकाउंट जो है वो भी एक टाइप का आपका डिमांड डिपॉजिट है, लेकिन उसके अंदर आपको इंटरेस्ट मिलता है, करंट अकाउंट में नहीं मिलता. तो इट्स नॉट कि किसी भी डिमांड डिपॉजिट में नहीं मिलेगा. तो बी आपका इनकरेक्ट ऑप्शन है. अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन डिमांड डिपॉजिट. डिमांड डिपॉजिट में क्या है, जब कभी भी आप जाओ बैंक में और आप पैसे डिमांड कर सकते हैं, कोई प्री डिटर्मिन्ड मेचोरिटी पीरियड नहीं है. तो करंट अकाउंट भी डिमांड डिपॉजिट है, सेविंग्स अकाउंट भी डिमांड डिपॉजिट है. अनक्लेम्ड डिपॉजिट, जो आपका पैसा कई सालों से पड़ा था, क्लेम नहीं किया किसी ने भी, वो भी डिमांड डिपॉजिट है. तो रेकरिंग डिपॉजिट जो है वो आपका डिमांड डिपॉजिट नहीं है, वो आपका टर्म डिपॉजिट है कि पर्टिकुलर पीरियड के लिए वो पैसा जो है जमा कराया जाता है बैंक में. अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज टैक्सेबल इन इंडिया. तो हमारे इंडिया में जो एनआरआईज हैं, अगर वो कोई अकाउंट ओपन करना चाहें तो एनआरई, एनआरओ, एफसीएनआर कोई भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं. लेकिन सारे टैक्सेबल नहीं होते हैं, तो डी तो ऑप्शन नहीं है. तो एनआरई, एनआरओ, एफसीएनआर में से एनआरओ, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट जो है, इट इज टैक्सेबल इन इंडिया. जो भी इसमें आपकी इनकम होती है उस पर आपको टैक्स लगता है. एनआरई, एफसीएनआर पे आपको कोई भी इंडिया में टैक्स नहीं पे करना पड़ता. अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज फ्री फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज रिस्क. कौन सा आपका यहाँ पे अकाउंट है जिसमें फॉरेन एक्सचेंज रिस्क नहीं होगा. एनआरई, एनआरओ, एफसीएनआर, या फिर बोथ बी एन सी. तो जो आपके बोथ बी एन सी हैं उसमें कोई भी फॉरेन एक्सचेंज रिस्क नहीं होता है. ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क कहाँ पे होगा, आप लाए किसी और करेंसी में पैसा और जमा किसी और करेंसी में हो, या ले जा आप किसी और करेंसी में रहो, करेंसी चेंज हो रही है. तो एनआरई अकाउंट में आपकी करेंसी चेंज होती है, लेकिन एनआरओ और एफसीएनआर अकाउंट में आपका कोई भी फॉरेन एक्सचेंज का रिस्क नहीं होता है. फर्क नहीं पड़ता डॉलर रुपी ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, अगर आप $25 जमा करा रहे हो तो आप 25 ही निकलवा रहे हो. ओके, चलिए. अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज कवर्ड अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट. चेक्स, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर हुंडीज. तो चेक, प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज, ये 3 इंस्ट्रूमेंट हैं जो हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में कवर होते हैं. तो सी जो है यहाँ पे 1 2 3 ऑप्शन करेक्ट है. अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग बिल ऑफ एक्सचेंज. बिल ऑफ एक्सचेंज इज इशूड बाय द डेटर. तो बिल ऑफ एक्सचेंज कौन इशू करता है. देखो, अगर अमन है, अमन ने सामान बेचा राहुल को, ओके, ऑन क्रेडिट सेल किया है. तो राहुल बोल रहा है कि मैं बाद में पैसे पे करूंगा. सो अमन इज द क्रेडिटर एंड राहुल इज द डेटर. तो बिल ऑफ एक्सचेंज हमेशा क्रेडिटर बनाता है, ना कि डेटर बनाता है. तो ये तो इनकरेक्ट हो गया. ड्रॉई नीड्स टू एक्सेप्ट बिल ऑफ एक्सचेंज. अगर अमन बिल ऑफ एक्सचेंज बनाएगा तो राहुल को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, राहुल को एक्सेप्ट करना पड़ेगा. तो वो बी ऑप्शन करेक्ट है. ड्रॉई एंड पे कैन बी द सेम पर्सन, ड्रॉर एंड पे कैन बी द सेम पर्सन. सो यस, अमन ही ड्रॉर हो सकता है और अमन को ही पैसे मिले, कि अमन ही ड्रॉर हो, पे हो, ये पॉसिबल है. तो यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन ए है. अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग प्रोमिसरी नोट. प्रोमिसरी नोट के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. इसी, इट इज इशूड बाय द क्रेडिटर. ड्रॉई नीड्स टू एक्सेप्ट द प्रोमिसरी नोट.
ड्रॉअर एंड पेई कैन बी सेम पर्सन, तो सारे ही गलत है। देखो प्रॉमिसरी नोट में क्या है, ये पर्सन ए है, इसने बी को कोई पैसे देने हैं, उधार इसने पहले ले रखे थे, इसने बी को वापस करने हैं, तो ए क्या करेगा, ए एक प्रॉमिसरी नोट बना के देगा जिसमें वो बी को प्रॉमिस करेगा, रिटर्न प्रॉमिस, कि आई विल पे यू मनी ऑन दिस डेट। तो बनाया किसने, ए ने, ये ड्रॉअर है। और ए कौन है इस केस में, डेटर है, क्योंकि उसने पैसे देने हैं ना बी को वापस, बी क्रेडिटर है। यहाँ पे बी का इस प्रॉमिसरी नोट को एक्सेप्ट करना जरूरी नहीं है, प्रॉमिसरी नोट में एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए। तो इशूड बाय द क्रेडिटर गलत, इशूड बाय द डेटर होता है। ड्रॉई नीड्स टू एक्सेप्ट प्रॉमिसरी नोट, ऐसा कुछ नहीं है, बी को एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। ड्रॉअर एंड पेई कैन बी द सेम पर्सन। अब देखो यहाँ पे पेई कौन होगा, बी होगा, या बी के ऑर्डर पे किसी को पे किया जाएगा। ए खुद को थोड़ा ना प्रॉमिस करेगा कि मैं खुद को पे करूंगा। तो ड्रॉअर एंड पेई बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में सेम हो सकते हैं, प्रॉमिसरी नोट के केस में सेम नहीं हो सकते हैं, तो सारे ही इनकरेक्ट हैं। सो डी इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज which of the following statement is correct regarding checks? It can be issued for सेविंग्स एज वेल एज करंट अकाउंट, तो बिल्कुल सही है, चाहे आपका सेविंग्स अकाउंट है, करंट अकाउंट है, चेक आप इशू कर सकते हो। ड्रॉई इज ऑलवेज द बैंक, ये भी बिल्कुल सही है, जब आप चेक इशू कर रहे हो एक बैंक पे ही इशू कर रहे हो ना, बैंक ही पे करेगा, तो ये भी सही है। इट इज पेबल ऑन डिमांड, ये भी बिल्कुल सही है, जब आपका चेक प्रेजेंट होगा तब बैंक को पेमेंट करना पड़ेगा, तो डी यानी कि ऑल आर करेक्ट। अगला है वरुण एन इंडियन रेजिडेंट विजिटेड अमेरिका, वरुण अमेरिका गया, उसको वहां से $5,000 का ऑनरेरियम मिला, अब वो करेंसी इंडिया ले आया। अब ये जो $5,000 करेंसी है उसको कहाँ रखनी चाहिए, कौन से डिपॉजिट अकाउंट में, EEFC, RFC, RFC-D अकाउंट या फिर डायमंड डॉलर अकाउंट। तो ये वाला पैसा वो रखेगा RFC-D डोमेस्टिक अकाउंट में अपना पैसा रखेगा। अगर आप कहीं बाहर जाते हैं, आप कुछ छोटा मोटा अर्न करते हैं, आपको कोई पैसा है आपके पास, तो आप RFC-D अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करवा सकते हैं, तो सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग डायमंड डॉलर अकाउंट? इट इज अ नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग अकाउंट, बिल्कुल सही है। जो डायमंड डॉलर अकाउंट होता है इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, ओनली इंडिविजुअल्स कैन ओपन दिस अकाउंट, ये गलत है, सारे इंडिविजुअल्स नहीं ओपन कर सकते हैं। जो ज्वेलरी का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं वही फर्म्स ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं, तो उन फर्म्स के लिए होता है ये, तो ये भी गलत है। और सी जो है इट इज ओपनड इन एनी फॉरेन करेंसी, नहीं, डायमंड डॉलर अकाउंट जो है आपका सिर्फ US डॉलर में ही ओपन हो सकता है, तो करेक्ट सिर्फ ऑप्शन ए है आपके पास। अगला है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट अमाउंट कैन बी क्रेडिटेड टू NRE FCNR अकाउंट कॉन्सिक्वेंट अपॉन चेंज ऑफ स्टेटस टू नॉन रेजिडेंट। पहले जब आप रेजिडेंट होते हैं तो कुछ अलग टाइप के अकाउंट्स आपको ओपन करना अलाउड है, जब आप NRI हैं उनके लिए सेपरेट टाइप से अकाउंट है। तो NRE FCNR अकाउंट्स हैं NRIs के लिए, तो ये पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन से अकाउंट्स का पैसा, अगर आपका स्टेटस रेजिडेंट से नॉन रेजिडेंट चेंज हो जाता है तो आप इनमें से किसका पैसा NRE FCNR में चेंज करवा सकते हैं। तो यहाँ पे 1, 2 एंड 3 डायमंड डॉलर अकाउंट में ऐसा कुछ नहीं होता कि अब आप एक्सपोर्टर थे, अब आप NRI बन गए हो तो आप वहां कहीं पैसे डाल दो, नहीं। EEFC, RFC, RFC-D अकाउंट ऐसे अकाउंट्स हैं कि अगर आप रेजिडेंट से नॉन रेजिडेंट बन जाते हो तो आपका पैसा इन अकाउंट्स में से इन अकाउंट्स में ट्रांसफर किया जा सकता है, तो ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन्स प्लेसमेंट स्टेज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग? तो प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन, ये 3 स्टेप्स है मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर। तो पहला है इंजेक्ट द डर्टी मनी इनटू लेजिटिमेट फाइनेंशियल सिस्टम, क्या ये प्लेसमेंट का डेफिनेशन है? कंसील द सोर्स ऑफ मनी थ्रू सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन, देखो जो हम सोर्स ऑफ मनी को कंसील करते हैं ना सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन करके, वो हम लेयरिंग में करते हैं। ओके अगला है द लॉन्डर्ड मनी इज विड्रॉन फ्रॉम द लेजिटिमेट अकाउंट टू बी यूज्ड फॉर व्हाटएवर पर्पस द क्रिमिनल्स हैव इन माइंड, यूज मनी फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग आउट इलीगल एक्ट्स। तो देखो प्लेसमेंट में क्या होता है, हम इंजेक्ट करते हैं डर्टी मनी फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर, जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं मनी इनटू द फाइनेंशियल सिस्टम, वो पहला स्टेप होता है मनी लॉन्ड्रिंग का, तो वो है प्लेसमेंट। तो ए जो है यहाँ पे वो करेक्ट ऑप्शन है। अगला है वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रिगार्ड टू लॉकर फैसिलिटी इन द बैंक, कौन सी करेक्ट नहीं है?
regarding locker facility in the bank. In the case of sole hirer of a safety locker, nomination can be made in the favor of only one individual. तो ये बिल्कुल सही है, अगर सिंगल पर्सन ने लॉकर फैसिलिटी ओपन करी है तो सिंगल पर्सन ही नॉमिनेट किया जा सकता है. सो दिस इज करेक्ट. यहाँ तो नॉट ट्रू पूछा है. अ लॉकर कैन नॉट बी हायर्ड बाय लिमिटेड कंपनी, स्पेसिफाइड एसोसिएशन एंड सोसाइटीज. तो ये गलत है. लॉकर चाहे इंडिविजुअल ले ले, चाहे कंपनीज ले लें, चाहे एसोसिएशंस ले लें, सोसाइटीज ले लें, कोई भी ले सकता है. तो बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है. अगले ऑप्शंस में ये बात हो रही है कि अगर डेथ हो जाती है सोल लॉकर हायरर की, तो फिर उसके नॉमिनी को उसके लॉकर का एक्सेस दे दिया जाता है. ठीक है. उसके बाद इस पे भी डिपेंड करता है कि आइदर और सर्वाइवर मोड है, नॉमिनेशन है, नहीं है, उसके हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कि डेथ के बाद किसको एक्सेस दिया जाएगा लॉकर का. अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग लॉकर फैसिलिटी. ये पेपर में ध्यान रखना कि करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है. अ कस्टमर कैन गेट द जॉइंट होल्डर रिमूव्ड फ्रॉम द लॉकर फैसिलिटी विदाउट क्लोजिंग द लॉकर एंड कंटिन्यू द फैसिलिटी विद अ सिंगल नेम. एक कस्टमर जो है वो जॉइंट होल्डर को रिमूव कर सकता है लॉकर फैसिलिटी में से विदाउट क्लोजिंग द लॉकर एंड कंटिन्यू द फैसिलिटी इन अ सिंगल नेम. तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. दो लोगों ने मिलके अकाउंट होल्डर है, उन्होंने मिलके जो लॉकर लिया है, तो अगर उनको सेपरेट चाहिए तो इसको क्लोज करके फिर नया ओपन कर लें. वो ऐसे किसी एक को रिमूव कर लें, ऐसा अलाउड नहीं होता है. तो ए ही यहाँ पे इनकरेक्ट है. ठीक है. दूसरा ऑप्शन सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं कि अगर आपको लॉकर फैसिलिटी लेनी है तो सेविंग्स अकाउंट ओपन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है. अगर आपने 1 साल का रेंट दे के लॉकर लिया था, आपने 6 महीने बाद ही लॉकर बंद कर दिया, तो 6 महीने का रेंट आपको वापस मिल जाएगा जो आपके अभी पड़ा था टाइम. ठीक है. लेकिन अगर आपको लॉकर फैसिलिटी लेनी है, बैंक आपसे 3 साल के रेंट जितनी एफडी रखने के लिए बोल सकता है बैंक में. तो बाकी के सारे ऑप्शन तो करेक्ट हैं, पहला ही इनकरेक्ट है. अगले लॉकर कैन नॉट बी रेंटेड टू. लॉकर किसको नहीं दे सकते? इंडिविजुअल को, जॉइंट होल्डर्स को, माइनर्स को या फिर ट्रस्ट को. तो ये बहुत आसान है. माइनर्स को लॉकर जो है वो नहीं दिया जाता है. तो सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है. अगला है एट द टाइम ऑफ लॉकर अलॉटमेंट द आरबीआई हैज परमिटेड बैंक्स टू ऑब्टेन अ फिक्स्ड डिपॉजिट केपेबल ऑफ कवरिंग डैश ईयर्स रेंट एंड चार्जेस फॉर ब्रेकिंग ओपन द लॉकर इफ नीडेड. तो अगर आप किसी बैंक में लॉकर ओपन करना चाहते हैं तो आरबीआई ने अलाउ किया है बैंक्स को कि वो अपने कस्टमर को बोल सकते हैं कि आप लॉकर खोल लो, यहाँ पे फैसिलिटी ले लो, लेकिन आप 3 साल का जितना रेंट है हमारा, उतने अमाउंट के आप एफडी हमारे पास ओपन करिए. ताकि अगर आपका रेंट ना दो, कोई गड़बड़ हो जाए तो बैंक का पैसा ना डूबे, एटलीस्ट 3 साल का रेंट उनका कवर्ड हो. तो यहाँ पे सी जो है करेक्ट ऑप्शन है. अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एचयूएफ अकाउंट. कर्ता हैज एम्प्लॉयड अथॉरिटी टू अवेल लोन. तो बिल्कुल सही है. एचयूएफ के लिए लोन लेने की अथॉरिटी कर्ता के पास होती है, जो मैनेजर होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का. अगला विड्रॉल ऑफ वन ऑफ द को पार्टनर्स कैन पुट द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म इन जेपटी. ऐसा नहीं है. अगर बाकी के को पार्टनर्स जो मेंबर्स हैं उनमें से एक आधा कोई अगर एचयूएफ को छोड़ना चाहता है तो ऐसा नहीं कि एचयूएफ खत्म हो जाएगा. तो ये गलत है. वुमेन कैन नॉट भी करता, ये भी गलत है. कोर्ट ने बोल दिया है कि वुमेन को भी करता बनाया जा सकता है, मैनेजर बनाया जा सकता है. तो ए जो है यहाँ पे वही करेक्ट ऑप्शन है. अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग अ एचयूएफ अकाउंट. अकाउंट ओपनिंग साइंड बाय ऑल अडल्ट मेंबर्स. तो सारे जो एडल्ट मेंबर्स हैं उनको फॉर्म साइन करना, ओपन करना पड़ता है, साइन करना पड़ता है. तो ये बिल्कुल सही है. स्पेसिफिक सिग्नेचर कर्ता के लिए जाते हैं, करेक्ट. पैन कार्ड सारे एडल्ट मेंबर्स का नहीं रिक्वायर्ड होता है, जो एचयूएफ का अपना पैन कार्ड है वो रिक्वायर्ड होगा. ज़्यादा सारा कर्ता का मांग लेंगे, लेकिन सारे मेंबर्स का पैन कार्ड नहीं मांगा जाता है. एचयूएफ लेटर सारे एडल्ट मेंबर साइन करके दे देते हैं. तो करेक्ट. तो सी जो है, क्योंकि अगर एक एचयूएफ में 15 लोग हैं तो 15 का पैन कार्ड नहीं बैंक मांगेगा. ओके. चलिए, तो सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है. अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग एन एचयूएफ अकाउंट. When a daughter marries, she continues to be a co-partner in her father's HUF while joining her husband's HUF. बिल्कुल सही है. अगर एक डॉटर की शादी हो जाती है तो अपने फादर के HUF में वो कंटिन्यू करती है, और अगर हस्बैंड का भी HUF ही है तो वहां जाके भी ज्वाइन कर लेती है. जैन एंड सिख फैमिलीज कैन क्रिएट HUF. बिल्कुल सही है. सिर्फ हिंदूज नहीं, जैन और सिख जो है वो भी HUF को ज्वाइन कर सकते हैं. अ जूनियर को पार्टनर ऑफ द HUF कैन बी अपॉइंटेड एज कर्ता इफ ऑल द को पार्टनर्स एंड मेंबर्स गिव देयर कंसेंट. तो नॉर्मली देखो कर्ता कौन बनता है एचयूएफ का? जो सबसे सीनियर मेल मेंबर है, ज्यादातर वही बनता है. लेकिन जूनियर भी बन सकता है, कोई जूनियर पर्सन भी बन सकता है अगर सारे को पार्टनर्स मेंबर्स अलाउ करें तो.
ओके तो कोई भी इनकरेक्ट नहीं है इनमें से, तो डी नन ऑफ द अबव इज इनकरेक्ट। अगला है डैश इज द राइट ऑफ अ डेटर टू टेक इनटू अकाउंट अ डेट ओइंग टू हिम बाय अ क्रेडिटर व्हेन पेइंग अ डेट ड्यू फ्रॉम हिम टू द क्रेडिटर। लियन, कॉम्बिनेशन ऑफ अकाउंट्स, एप्रोप्रिएशन या फिर गार्निशमेंट। तो इसका आंसर है बी, कॉम्बिनेशन ऑफ अकाउंट। कॉम्बिनेशन ऑफ अकाउंट्स में क्या होता है कि मान लो एक तरफ बैंक ने आपको डेट दे रखी है, एक तरफ बैंक आपको डेट ओ करता है। कैसे? आपने बैंक में जो पैसा जमा करवाते हो तो वो बैंक आपको ओ करता है एक तरीके से पैसा। तो अगर आप ये डेट नहीं वापस करते हो तो बैंक इन दोनों अकाउंट्स को कंबाइन कर लेगा और अपना पैसा जो है वो वसूल लेगा। इसे राइट टू सेट ऑफ भी बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ अकाउंट्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द राइट टू सेट ऑफ विल नॉट बी एप्लीकेबल। राइट टू सेट ऑफ कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा? डिपॉजिट इन द नेम ऑफ बी, द गारंटर ऑफ ए इज लोन एंड लोन इज इन द नेम ऑफ ए। तो कह रहे कि डिपॉजिट बी के नाम पे है, तो क्या ए ने अगर लोन नहीं चुकाया तो क्या उसके गारंटर का जो अकाउंट है उसे कंबाइन किया जा सकता है? क्या उस पर राइट टू सेट ऑफ लग सकता है? अगला, डिपॉजिट इन द नेम ऑफ टाटा लिमिटेड एंड लोन इन द नेम ऑफ डायरेक्टर। लोन डायरेक्टर के नाम पे है, टाटा लिमिटेड अलग कंपनी है, तो इसमें राइट टू सेट ऑफ नहीं लगेगा। डिपॉजिट इन द नेम ऑफ डिपॉजिटर अंडर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स अंडर द गवर्नमेंट स्कीम एंड लोन इज इन द नेम ऑफ द डिपॉजिटर। कि जो डिपॉजिट है वो डिपॉजिटर के नाम पे है अंडर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। किस चीज के लिए पैसा दिया गया है उसको? कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स के लिए दिया गया, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए वो पैसा पड़ा हुआ है गवर्नमेंट स्कीम के अंदर, और लोन डिपॉजिटर ने अपने नाम पे लिया है। तो देखो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए जब पैसा पड़ा है तो उस पर राइट टू सेट ऑफ नहीं लगेगा। डिपॉजिट इन द नेम ऑफ पार्टनर एंड लोन इन द नेम ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो अगर पार्टनरशिप फर्म ने अपनी डेट नहीं पे करी है तो पार्टनरशिप फर्म के जो पार्टनर्स होते हैं उन पे राइट टू सेट ऑफ लग सकता है। उल्टा केस हो कि पार्टनर ने लोन दिया होता तो पार्टनरशिप फर्म के पैसे नहीं छेड़े जा सकते। ओके तो यहाँ पे कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा? 2 और 3 पे एप्लीकेबल नहीं होगा, बाकी एप्लीकेबल होगा। गारंटर का केस पे भी राइट टू सेट ऑफ लग सकता है, और पार्टनरशिप फर्म के नाम पे लोन हो तो पार्टनर के डिपॉजिट अकाउंट पे राइट टू सेट ऑफ लग सकता है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग राइट टू सेट ऑफ। इट इज एप्लीकेबल ऑन अ कंटिजेंट डेट। तो ये इनकरेक्ट है। जो डेट अभी हुई ही नहीं है, अभी हो सकता है वो फ्रूटफुल हो सकता है ना हो, अराइज हो ना हो, वो थी कंटिजेंट डेट। अगर आप केस हार गए तो डेट अराइज होगी, अगर आप जीत गए तो नहीं होगी। तो जो भी पक्का ही नहीं है उस डेट पे राइट टू सेट ऑफ नहीं लगता है। ठीक है, द अकाउंट ऑफ अ सोल प्रोपराइटर एंड हिज इंडिविजुअल अकाउंट कैन बी कंबाइंड। तो ये बिल्कुल सही है, सोल प्रोपराइटर और उसके इंडिविजुअल अकाउंट को कंबाइन किया जा सकता है इन द कॉम्बिनेशन ऑफ अकाउंट्स, दैट इज राइट टू सेट ऑफ। द बैंक ब्रांचेस आर ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटीज। ऐसा नहीं है, सारी बैंक ब्रांचेस को एक ही माना जाता है। हो सकता है आपने जो लोन लिया है वो ब्रांच ए से लिया है और पैसा आपका लोन जो पड़ा है, पैसा पड़ा है वो बी ब्रांच में पड़ा है, तो इन्हें कंबाइन किया जा सकता है क्योंकि राइट टू सेट ऑफ में सारे अकाउंट्स को एक ही माना जाता है, यानी कि सारे ब्रांचेस को एक ही एंटिटी माना जाता है, सेपरेट नहीं माना जाता है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट आपका कौन सा हुआ है? 1 और 3। चलिए अगला है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस राइट टू सेट ऑफ कैन बी अप्लाइड विदाउट नोटिस टू द कस्टमर। कस्टमर को नोटिस दिए बिना राइट टू सेट ऑफ कहाँ पे लग सकता है? डेथ, इंसॉल्वेंसी या वाइंडिंग अप, या रिसीट ऑफ गार्निशी ऑर्डर। तो सारे केसेस में राइट टू सेट ऑफ में नोटिस देने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली जब बैंक का आप लोन नहीं चुकाते हैं, अगर उनको राइट टू सेट ऑफ एक्सरसाइज करना है तो आपको वो पहले नोटिस भेजेंगे रिटर्न। लेकिन कुछ केसेस में नहीं भेजना पड़ता, जैसे कि डेथ, इंसॉल्वेंसी, कोर्ट से गार्निशमेंट ऑर्डर आ गया, इन केसेस में आपको नोटिस नहीं मिलेगा। तो डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग जॉइंट अकाउंट। जॉइंट अकाउंट को लेके कौन सी इनकरेक्ट है? ऑल दी जॉइंट अकाउंट होल्डर्स नीड टू कंट्रीब्यूट मनी टू द अकाउंट्स। क्या सबको पैसा कंट्रीब्यूट करना जरूरी है? देखो ऐसा तो नहीं है। आपका और आपके जब आप बच्चे होते हो तो आपके पेरेंट्स आपके साथ जॉइंट अकाउंट ओपन कर लेते हैं, बड़े होके भी कर लेते हैं, तो जरूरी नहीं कि दोनों ही पैसा कंट्रीब्यूट करें, हो सकता है एक ही कंट्रीब्यूट कर रहा हो। ओके अगला है एज पर आरबीआई देयर कैन बी मैक्सिमम 4 जॉइंट अकाउंट होल्डर्स। तो आरबीआई ने कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है कि जॉइंट अकाउंट में मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं, तो दोनों ही इनकरेक्ट है। तो डी नाइदर 1 nor 2। अच्छा इनकरेक्ट पूछा है तो दोनों ही इनकरेक्ट हैं, तो बोथ 1 and 2 यहाँ पे इनकरेक्ट है। ठीक है,
इनकरेक्ट पूछा तो दोनों ही इनकरेक्ट है, 1 एंड 2। अगला है करण एंड अर्जुन ओपन अ जॉइंट अकाउंट विदाउट सर्वाइवरशिप क्लॉज। कृष्णा इज द लीगल हेयर ऑफ करण एंड राम ऑफ अर्जुन। तो देखो करण है और इधर है अर्जुन, इन्होंने एक बैंक अकाउंट ओपन खोला, जॉइंटली खोला, कोई सर्वाइवरशिप क्लॉज नहीं है कि मरने के बाद क्या होगा। तो करण का लीगल हेयर कौन है? कृष्णा। और अर्जुन का लीगल हेयर कौन है? अर्जुन का है राम। करण की डेथ हो जाती है तो अब क्या होगा? पैसे का जो बैंक में पड़ा है, मनी विल रिमेन विद अर्जुन है, इज द सर्वाइवर। देखो सर्वाइवरशिप क्लॉज नहीं है तो सर्वाइवर के पास पैसा नहीं जाएगा, पैसा जाता होता है अगर सर्वाइवरशिप क्लॉज नहीं है। तो यहाँ पे करण है, करण के लीगल हेयर को जाएगा करण के हिस्से का पैसा, अर्जुन के हिस्से का पैसा अर्जुन के पास रहेगा क्योंकि अर्जुन जिंदा है। मनी विल बी डिवाइडेड बिटवीन कृष्ण एंड राम, नहीं, राम को कब मिलेगा? अगर अर्जुन की भी डेथ हो गई होती, लेकिन राम को नहीं मिलेगा। अकाउंट विल बी स्टॉप्ड एंड बैलेंस विल बी पेड टू कृष्णा एंड अर्जुन, ये सही है। करण के कौन है सर्वाइवर? नॉमिनी कौन है? नॉमिनी कौन थे? कृष्णा, तो उनको उनके लीगल हेयर को पैसा मिलेगा। ठीक है, अर्जुन का पैसा अर्जुन के पास रहेगा क्योंकि वो जिंदा है। ऐसा नहीं है कि वो दोनों इकट्ठे अब अकाउंट ऑपरेट करेंगे, नहीं, अकाउंट को रोक के पैसा, करण का पैसा करण के लीगल हेयर को दे दो क्योंकि कोई सर्वाइवरशिप क्लॉज नहीं है। सर्वाइवरशिप क्लॉज होता तो अर्जुन को पैसा ही मिलता सारा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस अकाउंट हैज टू अकाउंट होल्डर्स, अ प्राइमरी एंड अ सेकेंडरी अकाउंट होल्डर, आइदर और बोथ कैन ऑपरेट द अकाउंट। जॉइंटली और सर्वाइवर, आइदर और सर्वाइवर, एनीवन और सर्वाइवर, फर्स्ट नेम और सर्वाइवर। तो आइदर और सर्वाइवर, तो देखो दो अकाउंट होल्डर है, ए और बी है मान लो, और इसमें ऐसा ऑप्शन अवेलेबल है कि या तो दोनों भी अकाउंट ऑपरेट कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी अकाउंट ऑपरेट कर सकता है, तो इसे बोलते हैं कि आइदर और सर्वाइवर मोड है। Next is, which of the following statement is or are correct? In case of joint account of individuals, nomination should be made by all depositors. तो ये बिल्कुल सही है कि अगर जॉइंट अकाउंट है तो नॉमिनेशन करना है तो सब मिलके ही करेंगे जॉइंट अकाउंट होल्डर्स। जॉइंट अकाउंट विद एन एनआरआई कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सेविंग्स अकाउंट ओनली, तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में ही हो सकता है। इन द जॉइंट अकाउंट विद एनआरआई द मोड ऑफ ऑपरेशन मस्ट बी एनीवन और सर्वाइवर, नहीं, फॉर्मर और सर्वाइवर मोड होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सिर्फ हमारे पास ए है। अगला है, विद द व्यू टू इनकलकेट द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग्स, बैंक्स अलाउ माइनर्स अबव द एज ऑफ डैश टू ओपन एंड ऑपरेट डिपॉजिट अकाउंट्स। बच्चों में, माइनर्स में सेविंग्स की हैबिट को डालने के लिए उन्हें, अगर उनकी एज 10 साल या उससे ज़्यादा की है तो उन्हें खुद से ऑपरेट करना अलाउड है। ओपन तो उनके माँ बाप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन ओपन एंड ऑपरेट लिखा है तो 10 साल या 10 साल से ज़्यादा की उम्र के बच्चे को खुद से अपना डिपॉजिट अकाउंट ऑपरेट करना अलाउड है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग अकाउंट्स ऑफ माइनर? टू माइनर्स कैन ओपन अ जॉइंट अकाउंट, ऐसा नहीं है, दो माइनर नहीं बना सकते हैं अपना जॉइंट अकाउंट। मदर कांट बी द नेचुरल गार्डियन, नहीं, मदर नेचुरल गार्डियन हो सकती है, फादर भी हो सकते हैं। स्टेप फादर इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ नेचुरल गार्डियन, नो, ऐसा नहीं होता है, स्टेप फादर नहीं, सिर्फ जो नेचुरल मदर फादर है वही होते हैं। ओपनिंग ऑन अ माइनर अकाउंट नीड्स KFC कंप्लीशन ऑफ बोथ माइनर एंड द गार्डियन, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर माइनर का अकाउंट ओपन करना है तो माइनर का और गार्डियन का दोनों का यहाँ पे KYC होगा, तो डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, फॉलोइंग फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल टू माइनर अकाउंट होल्डर? ओवरड्राफ्ट, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या ड्रॉइंग अ चेक। तो माइनर का जो अकाउंट होता है वो कभी भी ओवरड्रॉन नहीं हो सकता है। इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, बाकी सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है, तो ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। अगला है, RBI इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम 2021 इंटीग्रेट्स द अर्स्टवाइल 3 ऑम्बुड्समैन स्कीम्स ऑफ RBI, के RBI की जो ये इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम है ना, इसने पुरानी 3 स्कीम्स को इंटीग्रेट करके एक स्कीम बना दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ दीज 3 स्कीम्स? बैंकिंग ऑम्बुड्समैन स्कीम 2006, NBFC स्कीम 2018, ऑम्बुड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल बैंक ट्रांजैक्शन 2019, बैंकर्स प्रोटेक्शन स्कीम 2004। तो यहाँ पे ये जो दोनों तीनों हैं इनको मिला के इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम बनी है, ये नहीं है बीच में। तो पहले क्या होता था, बैंक NBFC डिजिटल ट्रांजैक्शंस के लिए अलग अलग ऑम्बुड्समैन स्कीम होती थी, अब एक ही है, उसका नाम तभी इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम है। अगला है, ओनली दोज कंप्लेन्स विद द कंपनसेशन सॉट इफ any for any loss suffered by the complainant arising directly out of the act or omission or commission of reporting entities is dash or lower are admissible with the RBI integrated ombudsman scheme। तो
कितने तक का कंपनसेशन आप मांग रहे हो, तभी इंटीग्रेटेड ऑम्बर्ट्समैन स्कीम के अंडर आप कंप्लेंट कर सकते हो। तो अगर आप 20 लाख तक का कंपनसेशन मांग रहे हो, आपको कोई कंपनसेशन चाहिए बिकॉज बैंक की गलती से आपको कोई नुकसान हो गया, तो आप ऑम्बर्ट्समैन के पास जाते हो, तो 20 लाख तक का अगर आप कंपनसेशन मांग रहे हो तभी आप इंटीग्रेटेड ऑम्बर्ट्समैन के पास जा सकते हो। अगला है, अ कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड अंडर द आरबीआई इंटीग्रेटेड ऑम्बर्ट्समैन स्कीम थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स? ऑनलाइन सीएमएस पोर्टल, फिजिकल कंप्लेंट, कंप्लेंट विद फुल डिटेल्स कैन बी सेंट बाय ईमेल थ्रू एन एडवोकेट। देखो आरबीआई इंटीग्रेटेड ऑम्बर्ट्समैन में पोर्टल पे कंप्लेंट कर दो, फिजिकल लेटर भेज दो, डिटेल्स ईमेल पे भेज दो, लेकिन एडवोकेट को रिप्रेजेंटेटिव बना के आप कंप्लेंट नहीं कर सकते हो। सो 1, 2 एंड 3 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला, व्हाट इज द मैक्सिमम फीस दैट कैन बी चार्ज फ्रॉम रेगुलेटेड एंटिटीज अंडर आरबीआई ऑम्बर्ट्समैन स्कीम? तो आरबीआई ऑम्बर्ट्समैन स्कीम में किसी से कोई पैसे नहीं लिए जाते हैं, तो नो फीस इज चार्ज्ड in this scheme. Banker's right to lien is not applicable in the case of safe custody of articles, document deposited for specific purpose, articles negligently left in the bank premises. तो राइट टू लियन बैंकर्स का इन तीनों केस में कभी भी नहीं लगेगा। अगर आपने किसी सेफ कस्टडी के लिए कुछ दिया है, आप गलती से कुछ बैंक में भूल गए हो, या आपने किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई डॉक्यूमेंट जमा करवाए हैं, तो राइट टू लियन जो बैंक का है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। अगला है, बैंक्स रिसीव पेमेंट फ्रॉम नेहा। नेहा के दो लोन अकाउंट हैं, और वो इंस्ट्रक्ट नहीं करके गई कि ये जो मैं पैसे पकड़ाने हुई, ये कौन से लोन की किस्त है। अब बैंक जो है, अब ये जो पैसा जमा कराएगी इन ऑर्डर ऑफ टाइम डिस्चार्ज करने के लिए पैसा एक लोन अकाउंट में डालेगी, तो द बैंक हैज यूज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग राइट। अब नेहा बता के नहीं गई कि ए लोन के लिए पैसा देके जा रही हूँ, बी लोन के लिए देके जा रही हूँ, तो बैंक अपने हिसाब से देखेगा कि जो पहले ड्यू है उसमें जमा करवा दो, अगर दोनों सेम टाइम पे ड्यू हैं तो प्रोपोर्शनेटली पहले इंटरेस्ट का पैसा देख लेंगे, फिर प्रिंसिपल का। तो ये डिसीजन लेने के लिए बैंक ने अपना राइट टू एप्रोप्रिएशन यूज किया है, तो बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। चलिए अगला है, रोहन के दो लोन अकाउंट है एबीसी बैंक के अंदर, एक में 2000 ड्यू है इंटरेस्ट और प्रिंसिपल 15,000 ड्यू है, बी में 1500 का इंटरेस्ट ड्यू है, 10,000 रुपए का प्रिंसिपल अमाउंट ड्यू है। तो अब 30 मई को पेमेंट ड्यू है, इक्वल स्टैंडिंग के दोनों हैं, सेम टाइम पे ड्यू हैं, दोनों की सेम इंपॉर्टेंस है। रोहन अब 10,000 रुपए दे के चला गया विदाउट क्लियर इंस्ट्रक्शन कि कहाँ कितना पैसा जाएगा। अब अमाउंट कैसे अप्रोप्रिएट होगा? तो जब दोनों इक्वल स्टैंडिंग के हैं, सेम टाइम पे ड्यू है, तो पहला पैसे जाएगा इंटरेस्ट पेमेंट में 2000 और 1500, 3500 जाएगा इंटरेस्ट पेमेंट में, बाकी का जो 6,500 है वो प्रोपोर्शनेटली दोनों में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे डी करेक्ट ऑप्शन है कि डिपॉजिट ₹3500 टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ बोथ द इंटरेस्ट एंड रिमेनिंग कैन बी अप्रोप्रिएटेड proportionately towards amount of both the loans. तो डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। The central government has prescribed maximum number of partners in a firm to be dash by Rule 10 of Companies Miscellaneous Rules 2014. तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कितने पार्टनर्स हो सकते हैं एक फर्म में, मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। तो ए जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है 50। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग पार्टनरशिप फर्म्स इन इंडिया? कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है रिगार्डिंग पार्टनरशिप फर्म्स इन इंडिया? क्या पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करना कंपलसरी है? नहीं, कंपलसरी नहीं है। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर नीड स्टॉपेज ऑफ बैंक अकाउंट, तो जब कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है तो स्टॉप करके पहले सारी पेमेंट्स ड्यू जो है पे करी जाती है, और उसके बाद फिर फ्रेश ओपन किया जाता है, तो ये सही है। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने रिक्वायर्ड है? मिनिमम 2 रिक्वायर्ड है। तो गलत कौन सी हमारे पास? ए गलत है। ठीक है, तो इनकरेक्ट है, यहाँ पे ए आएगा। ठीक है, ए इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। अगला है, a small liability limited liability partnership means an LLP the contribution of which does not exceed। small limited liability partnership में जो contribution है which does not exceed 25 लाख रुपीस, तो जिसमें 25 लाख रुपीस तक का contribution है तो वो स्मॉल LLP बोला जाता है उसको। उसके बाद है, इन एन LLP डेजिग्नेटेड पार्टनर मस्ट ऑब्टेन अ DPIN विच स्टैंड्स फॉर। अब LLP के अंदर ना दो पार्टनर्स को DPIN नंबर लेना पड़ता है जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं। तो DPIN का क्या मतलब है? डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है।
अगला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द बैंक हैज द अथॉरिटी टू शेयर इन्फॉर्मेशन। देखो बैंक ने वैसे तो इन्फॉर्मेशन कभी भी शेयर नहीं करना होता, सीक्रेसी मेंटेन करके रखनी होती है, लेकिन कैसे और कौन से ऐसे केसेस है जहां पे बैंक के पास अथॉरिटी है इन्फॉर्मेशन शेयर करने की। रिया अमर की वाइफ आती है और उसको पूछती है बताओ बैंक वालों को कि इन्होंने क्या ट्रांजेक्शन की है मेरे हस्बैंड ने, तो ये अलाउड नहीं है क्योंकि उनका कोई जॉइंट अकाउंट तो नहीं है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर कॉल्स फॉर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, देखो कॉल करके नहीं होता है, रिटर्न ऑर्डर भेजना पड़ता है, तो ये भी गलत है। क्रिमिनल कोर्ट इशू समन्स टू बैंक टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे बैंक इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा, तो सी जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? Bank is responsible to the third parties also to whom such information is given if the bank furnishes such information which the knowledge that it is false and such party relies on the information and suffer losses। देखो अगर बैंक किसी थर्ड पार्टी को कोई इन्फॉर्मेशन देता है जो गलत है जिससे थर्ड पार्टी को नुकसान हो जाता है तो बैंक लाइबल है, करेक्ट। बैंक डिस्क्लोजेस इन्फॉर्मेशन जस्टिफाइबली ही शैल बी लाइबल टू द कस्टमर, करेक्ट। अगर बैंक कोई डिस्क्लोज कर देता है इन्फॉर्मेशन किसी कस्टमर की तो वो लाइबल है। अ बैंक इज नेवर लायबल टू द कस्टमर, तो देखो ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर बैंक की गलती है तो बैंक हमेशा लायबल होगा कस्टमर के प्रति। अगला है डैश क्रिएट्स एन इम्प्लाइड ऑब्लिगेशन टू कीप द अफेयर्स ऑफ द अकाउंट ऑफ कस्टमर्स सीक्रेट एंड कॉन्फिडेंशियल। क्यों कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन सीक्रेट एंड कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है? कोई कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप है, कोई सीक्रेसी लॉ है या बिजनेस एथिक्स है? तो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप क्रिएट होता है एक बैंक और उसके कस्टमर के बीच में, जिसके कारण वो बाउंड है कि वो कोई भी इंफॉर्मेशन कस्टमर की एक्सेप्ट फॉर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस रिवील नहीं कर सकता है, तो ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। अगला है इफ ए आरटीओ एप्लीकेशन इज फाइल्ड बाय अ सिटीजन देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी टेकन बाय द पीआईओ। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन में अगर हम एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर क्या कर सकता है? इन्फॉर्मेशन दे सकता है, यस। इन्फॉर्मेशन रिजेक्ट कर सकता है, एप्लीकेशन कर सकता है। ट्रांसफर रिक्वेस्ट टू द कंसर्न पब्लिक अथॉरिटी, हो सकता है आपने गलत जगह एप्लीकेशन भेज दी हो तो फिर जो पीआई होगा वो सही जगह एप्लीकेशन ट्रांसफर कर देगा, तो तीनों चीजें कर सकता है, तो डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। अगला है सेक्शन 4 ऑफ द आरटीआई इंक्लूड सुओ मोटो डिस्क्लोजर बाय ईच पब्लिक अथॉरिटी, व्हाट डज इट डील विद? तो सेक्शन 4 जो है आरटीआई एक्ट का वो पब्लिक अथॉरिटीज को सुओ मोटो डिस्क्लोजर करने के लिए बोलता है, ठीक है। तो सुओ मोटो डिस्क्लोजर का क्या मतलब है? इट लेड डाउन द इंफॉर्मेशन विच शुड बी डिस्क्लोज बाय पब्लिक अथॉरिटीज ऑन अ प्रोएक्टिव बेसिस, तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। पब्लिक अथॉरिटीज को बोला जाता है कि रादर देन कि हर चीज तुमसे आरटीआई फाइल कर करके पूछी जाए, तुम खुद ही इंफॉर्मेशन क्यों नहीं डिस्क्लोज कर देते, ताकि जिसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए तुम्हारी वेबसाइट से जाके ले लेगा। ओके, तो ए जो है यहाँ पे वो करेक्ट ऑप्शन है, सुओ मोटो डिस्क्लोजर बोलते हैं इसको। अगला है व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग एन अपील टू द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर अंडर द सेक्शन 18 ऑफ द आरटीआई एक्ट 2005। देखो नॉर्मली क्या होता है, पहले फर्स्ट अपील होती है फिर सेकंड अपील होती है, लेकिन सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर को आप डायरेक्टली बिना किसी टाइम लिमिट के कभी भी अपील फाइल कर सकते हो अगर पीआईओ आपकी एप्लीकेशन का रिप्लाई नहीं देता या रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी नहीं है। तो सेक्शन 18 के अंदर बिना किसी टाइम लिमिट के आप सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को अपील कर सकते हो, कोई आपको फर्स्ट अपील करने की जरूरत नहीं, सीधा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को आप अपील कर सकते हो। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर आरटीआई? रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स, पॉलिटिकल पार्टीज या फिर ऑल ऑफ दी अबव। पॉलिटिकल पार्टीज आरटीआई के अंदर अभी भी कवर नहीं होती हैं, बहुत दुख की बात है कि अभी भी वो कवर नहीं होती हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स जो है वो प्राइवेट कंपनीज हैं और राइट टू इंफॉर्मेशन जो है वो सिर्फ पब्लिक अथॉरिटीज पे लगता है। ओके, तो यहाँ पे किसी पे भी इनमें से आरटीआई नहीं लगेगा, तो डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। सो रामाधीस फर्म हैज रिसीव्ड मनी फॉर प्लेन गोल्ड ज्वेलरी एक्सपोर्टेड टू रशिया। तो रामाधीर के फर्म ने रशिया में गोल्ड एक्सपोर्ट किया, गोल्ड ज्वेलरी एक्सपोर्ट करी, उसके बदले में उसको पैसे मिले। अब ये जो पैसा है किस अकाउंट में उसको डालना चाहिए? ईईएफसी अकाउंट, आरएफसी अकाउंट, आरएफसी डी अकाउंट या फिर डायमंड डॉलर अकाउंट। तो जो उसने ज्वेलरी एक्सपोर्ट करी है, तो जो भी ज्वेलरी का आपका बिजनेस होता है, अगर आप कुछ भी डायमंड है, गोल्ड है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, तो आप जो अकाउंट ओपन कर सकते हैं वो है डायमंड डॉलर अकाउंट। पर ये बात याद रखना कि हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि वो पैसा यूएस डॉलर की फॉर्म में है, क्योंकि डायमंड डॉलर अकाउंट में सिर्फ यूएस डॉलर ही जा सकता है। अगला है एट द टाइम ऑफ लॉकर अलॉटमेंट द आरबीआई हैज परमिटेड द बैंक्स टू ऑब्टेन फिक्स्ड डिपॉजिट्स एफडी capable of covering
कितने साल का रेंट, तो 3 साल तक का रेंट जो है वो कवर करना अलाउड है एफडी के अंदर। ओके, तो सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है कि 3 साल तक की रेंट जितना वो आपसे मांग सकते हैं एफडी। अगला है अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ सीसीपीए इज मेड टू। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी अगर कोई ऑर्डर पास करती है, आपको नहीं पसंद है, आप अपील करना चाहते हैं, तो आप सीधा नेशनल कमीशन में अपील करेंगे। तो बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ सीसीपीए। इसमें से कौन सा सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का फंक्शन नहीं है? स्प्रेड एंड प्रमोट अवेयरनेस ऑन कंज्यूमर राइट्स, ये तो बिल्कुल सही है, उनका काम है ये। रेकमेंड अडॉप्शन ऑफ इंटरनेशनल कॉवेनेंट्स, कोई इंटरनेशनल कॉवेनेंट है, प्रैक्टिस है जो उनको लगता है इंडिया में आनी चाहिए, तो वो ला सकती हैं। इंक्वायरीज इनटू वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स, तो ये भी कर सकते हैं, अगर कोई वायलेशन है कंज्यूमर राइट्स की उसमें कोई इंक्वायरीज कर सकते हैं। मेक अमेंडमेंट्स टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये पार्लियामेंट का काम है, ये सीसीपीए नहीं कर सकता। तो डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद है अ पर्सन हु फेल्स टू कंप्लाई विद एनी डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ अ टर्म विच में एक्सटेंड टू डैश मंथ्स और फाइन विच में एक्सटेंड टू 20 लाख रुपीज और बोथ। अगर आप सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की बात नहीं मानते हैं तो आपको जेल भी हो सकती है। कितनी हो सकती है? आपको 6 महीने तक की जेल भी हो सकती है, या 20 लाख रुपए तक का फाइन भी लग सकता है, या दोनों चीजें भी हो सकती है कि फाइन लगेगा और जेल भी जाओगे। Okay, which of the following statement are correct regarding Central Consumer Protection Authority? CCPA is a statutory body established under the CPA Act 2019. तो CCPA क्या एक statutory body है? CCPA is headed by Chief Commissioner appointed by Central Government. क्या इसको head एक Chief Commissioner करता है जिसे Central Government appoint करती है? CCPA के पास पावर है कि कोई कंज्यूमर राइट्स का वायलेशन हुआ है उसकी इन्वेस्टिगेशन कर लो, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर लो, एंड CCPA कैन इशू डायरेक्शंस टू प्रिवेंट वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स एंड टू इंश्योर कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो क्या वो डायरेक्शन इशू कर सकता है वायलेशन प्रिवेंट करने के लिए? तो वो सारी ही चीजें कर सकता है यहाँ पे। ठीक है, स्टैचुटरी बॉडी है क्योंकि एक्ट के अंडर बना है, चीफ कमिश्नर इसको हेड करता है और ये सारी इन्वेस्टिगेशंस भी कर सकता है, डायरेक्शंस भी इशू कर सकता है। अगला है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कस्टमर आइडेंटिफिकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड? इंटरनेशनल ट्रांसफर ऑफ नॉन अकाउंट होल्डर बिलो 50,000। देखो, इंटरनेशनल अगर ट्रांसफर करना है तो चाहे आप 50,000 से कम की भी ट्रांजेक्शन करो, अगर नॉन अकाउंट होल्डर हो तो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन होगा, तो ये तो नहीं है। सेलिंग अ प्रोडक्ट इंक्लूडिंग थर्ड पार्टी प्रोडक्ट विद द वैल्यू ऑफ 50,000, तो 50,000 से ऊपर का थर्ड पार्टी प्रोडक्ट है, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन होगा। इंडिविजुअल अकाउंट ओपन करना है, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन होगा। लेकिन कोई वॉक इन कस्टमर है, डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन करनी है, 50,000 से कम की करनी है, तो वहां पे कस्टमर आइडेंटिफिकेशन की जरूरत नहीं है, तो डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। अगला है इफ अ बैंक रिलायज इन थर्ड पार्टी फॉर कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस देन द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रोसेस इज ऑन। अगर बैंक रिलाई करता है थर्ड पार्टी पे कस्टमर आइडेंटिफिकेशन के लिए तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अल्टीमेट? अगर कुछ गलती हो जाए, थर्ड पार्टी की, बैंक की जो कस्टमर ला रहा है, कस्टमर की, या ब्रांच मैनेजर की? तो जो बैंक कस्टमर को ऑन बोर्ड कर रहा है, चाहे वो खुद से कस्टमर आइडेंटिफिकेशन करे चाहे किसी और से कराए, अल्टीमेट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बैंक की ही है, तो बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओवीडी? आधार, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। तो पैन कार्ड तो अब नहीं है ओवीडी, आधार है, ड्राइविंग लाइसेंस है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का सर्टिफिकेट है, लेकिन पैन कार्ड जो है ओवीडी नहीं है। अगला है बैंक्स आर नॉट परमिटेड टू एंगेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट टेकिंग बिजनेस। तो बैंक को क्या करना अलाउड नहीं है डिपॉजिट टेकिंग बिजनेस में? इंसेंटिव्स देना ऑन डिपॉजिट्स इन एनी फॉर्म टू एनी इंडिविजुअल, कमीशन देना एजेंट्स को जो कि डोर टू डोर डिपॉजिट कलेक्ट करते हैं स्पेशल स्कीम के अंडर, रेम्युनरेशन देना बिजनेस फैसिलिटेटर्स को, या फिर एडवांसेस देना अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट्स मेंटेन्ड बाय अदर बैंक्स। तो इनमें से क्या क्या परमिटेड नहीं है? तो इंसेंटिव देना परमिटेड नहीं है, लेकिन अगर कोई एजेंट घर घर जाके डिपॉजिट कलेक्ट कर रहा है तो उसको आप कमीशन दे सकते हो, बिजनेस फैसिलिटेटर्स को रेम्युनरेशन दे सकते हो, लेकिन किसी और बैंक के एफडी पे आप जो है एडवांस ग्रांट नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे आप 1 और 4 नहीं कर सकते हो, तो सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है।
Inexpensive gifts costing not more than dash rupees may be given to depositors at the time of accepting deposits. अगर आपके कस्टमर कोई डिपॉजिट जमा करवाता है, अकाउंट ओपन करता है, तो आप कितने तक का गिफ्ट दे सकते हो? आप 250 रुपए तक का दे सकते हो, उससे ज्यादा का नहीं दे सकते हो। ओके चलिए अगला है प्रोविजंस रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट अकाउंट्स आर नॉट एप्लीकेबल। अभी जो हमने सारी प्रोविजंस होती हैं कि डोमेस्टिक अकाउंट पे जो इंटरेस्ट रेट है उस पे ये प्रोविजन है, ये नहीं है, ये किस पे एप्लीकेबल नहीं होती हैं? डोमेस्टिक डिपॉजिट्स के जो इंटरेस्ट रेट की प्रोविजंस हैं। डिपॉजिट रिसीव्ड बाय बैंक अंडर कैपिटल अकाउंट गेन अकाउंट स्कीम 1988, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिलेड कलेक्शन ऑफ आउटस्टेशन इंस्ट्रूमेंट, अ डिपॉजिट रिसीव्ड बाय बैंक अंडर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट स्कीम। तो इन सारों के अंदर आपका जो डोमेस्टिक डिपॉजिट्स हैं उसके जो प्रोविजन है इंटरेस्ट रेट्स के वो एप्लीकेबल नहीं होते हैं, तो डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। Individual borrowers are governed by Insolvency Bankruptcy Code, Limited Liability Partnership Act, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या फिर सरफेसी एक्ट। तो जो आपके इंडिविजुअल बोरोवर्स होते हैं दे आर गवर्नड बाय द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। अगला है हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अलाउड टू बी अ बोरोवर। कौन बोरोवर नहीं बन सकता, बैंक से लोन नहीं ले सकता नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में? माइनर नहीं ले सकता, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड नहीं ले सकता, मैरिड वुमन ले सकती है, पर्दानशी वुमन ले सकती है, पर्दानशी वुमन जो है वो करंट अकाउंट नहीं ओपन कर सकती है। तो यहाँ पे ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है कि उन्हें अलाउड नहीं है बोरोवर होना। Which of the following statement is or are correct? A married woman's loan has to be repaid by her or her husband. तो ऐसा नहीं है कि शादीशुदा है तो हस्बैंड लोन पे करेगा, गलत। माइनर कैन बोरो ओनली फॉर परचेजिंग नेसेसिटीज, ये बिल्कुल सही है। नॉर्मली बोरोवर नहीं बनना अलाउड है माइनर को, लेकिन नेसेसिटीज परचेज करने के लिए कर सकता है। डीलिंग विद सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म आर गवर्न्ड बाय द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये भी बिल्कुल सही है। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म अगर कुछ बोरो करता है तो इट इज डेल्ट इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो यहाँ पे 2 और 3 करेक्ट ऑप्शन है। Which of the following is a characteristic of RTGS? It operates on deferred net basis, नहीं ग्रॉस सेटलमेंट होता है इसके अंदर, है ना? नेट बेसिस पे तो किसमें होता है? नेफ्ट में होता है। ट्रांजेक्शंस आर सेटल्ड ऑन बैचेस, नहीं, रियल टाइम में सेटलमेंट होती है, बैचेस में नेफ्ट में होती है। It facilitates real-time settlement. Yes, it is primarily used for small value transactions. नहीं, RTGS small value के लिए नहीं होता है, RTGS में तो मिनिमम ही 2 लाख की ट्रांजेक्शन हो सकती है, तो C जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट नेफ्ट? इट इज नॉट अवेलेबल ऑन बैंक हॉलीडेज, विच इज ट्रू अबाउट नेफ्ट? ट्रू तो बैंक हॉलीडेज पे तो अवेलेबल होता ही है, संडेज पे भी अवेलेबल है, तो ये गलत है। ट्रांजेक्शन आर इंडिविजुअली प्रोसेस्ड सेटल्ड इमीडिएटली, नेफ्ट में इमीडिएटली नहीं होता, बैच में सेटलमेंट होती है, तो ये भी गलत है। इट इज जनरली यूज फॉर लार्ज वैल्यू ट्रांजेक्शन, जनरली आरटीजीएस यूज होता है लार्ज वैल्यू ट्रांजेक्शन के लिए। इट इज अवेलेबल 24/7, ये बिल्कुल सही है कि नेफ्ट 24/7 अवेलेबल है। ओके तो डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। अगला है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स CDD इज इनकरेक्ट? अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का कस्टमर जो ड्यू डिलीजेंस होता है क्या इनकरेक्ट है? फॉर सेविंग्स बैंक अकाउंट ऑफ SHGs CDD ऑफ ऑल ऑफिस बेयरर्स इज रिक्वायर्ड। तो जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में ऑफिस बेयरर्स होते हैं सबका CDD होगा, सही। फॉर सेविंग्स बैंक अकाउंट ऑफ CDD ऑल मेंबर्स का CDD रिक्वायर्ड है, नहीं। अगर सेविंग्स अकाउंट ओपन किया है सेल्फ हेल्प ग्रुप पे तो सिर्फ ऑफिस बेयरर्स का ड्यू डिलीजेंस होता है, सबका नहीं होता है। अगर क्रेडिट लिंकिंग हुई है सेविंग्स अकाउंट की तो फिर मेंबर्स का भी CDD होगा, ऑफिस बेयरर्स का भी होगा, लेकिन नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट है तो मेंबर्स का CDD नहीं होता है, कस्टमर ड्यू डिलीजेंस होने की जरूरत नहीं है, तो बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज ओपन्ड बाय NRI स्टूडेंट्स? अगर एक NRI इंडिया में पढ़ने आ रहा है तो वो कौन सा अकाउंट ओपन करेगा? NRE, NRO, FCNR। तो RBI की गाइडलाइंस आई थी कि नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट ओपन करेगा एक NRI अगर वो इंडिया में पढ़ने आया है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग स्मॉल अकाउंट्स? दीज अकाउंट्स हेल्प इन फाइनेंशियल इंक्लूजन, कौन सा इनकरेक्ट है? ये फाइनेंशियल इंक्लूजन में हेल्प करते हैं। द एग्रीगेट ऑफ क्रेडिट्स इन फाइनेंशियल ईयर शुड नॉट एक्सीड 1 लाख। तो स्मॉल जो अकाउंट्स होते हैं ना उनमें साल में 1 लाख से ज्यादा के क्रेडिट नहीं होने चाहिए, करेक्ट। द एग्रीगेट ऑफ विड्रॉल्स एंड ट्रांसफर इन अ मंथ शुड नॉट एक्सीड 10,000,
एक महीने में 10,000 से ज्यादा का विड्रॉल या ट्रांसफर नहीं होना चाहिए स्मॉल अकाउंट में, तो ये गलत हो गया। फॉरेन रेमिटेंस कांट बी क्रेडिटेड, ये बिल्कुल सही है, स्मॉल अकाउंट्स में फॉरेन का पैसा नहीं आ सकता, तो सिर्फ सी यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन है। अगला है, फॉर एन एनआरओ अकाउंट ऑफ अ फॉरेन स्टूडेंट व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट दैन कैन बी विड्रॉन इन अ मंथ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ पेंडेंसी ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ लोकल एड्रेस। मान लो एनआरओ अकाउंट ओपन किया फॉरेन स्टूडेंट का, ठीक है, अभी उसका लोकल एड्रेस वेरीफाई नहीं हुआ है, अभी नहीं हुआ वेरीफाई, तो उसको कितना पैसा विड्रॉ करना अलाउड है एक मंथ में? 50,000, $50,000, 1.5 लाख या फिर $1.5 लाख। तो 1.5 लाख रुपए उसको विड्रॉ करना अलाउड है एक महीने में, इन अ मंथ, लेकिन जब लोकल एड्रेस का वेरिफिकेशन हो जाएगा तब लिमिट बढ़ जाती है। Next is, in the context of partnership firm, who qualifies as the beneficial owner? An individual who holds a management position within the firm. Correct. जो मैनेजमेंट पोजीशन होल्ड करता है पार्टनरशिप फर्म में वो बेनिफिशियल ओनर है। अ पर्सन विद ओनरशिप ऑफ और एंटाइटलमेंट टू मोर देन 10% ऑफ फर्म्स कैपिटल, जिसका कैपिटल या प्रॉफिट्स में 10% से ज्यादा का ओनरशिप है, वो भी बेनिफिशियल ओनर होगा। पहले ये परसेंटेज 15% होती थी, अब चेंज करके 10 कर दी गई है। Even partners who have ownership of less than 10% of capital or profits but exercise controls अदर मीन्स थ्रू राइट टू कंट्रोल द मैनेजमेंट या पॉलिसी डिसीजन जो कंट्रोल करते हैं वो भी बेनिफिशियल ओनर है। तो यस, तो ये सारे ही बेनिफिशियल ओनर माने जाएंगे, ठीक है। तो डी जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ ट्रस्ट हु क्वालिफाइज एज द बेनिफिशियल ओनर। तो ट्रस्ट के केस में जो ऑथर ऑफ द ट्रस्ट है, जिसने ट्रस्ट बनाया है, वो भी बेनिफिशियल ओनर है। जो ट्रस्टीज हैं वो भी बेनिफिशियल ओनर्स होंगे। जिनका 5% से ज्यादा या 5% इंटरेस्ट है, नहीं 10% या 10% से ज्यादा इंटरेस्ट होता है, वो बेनिफिशियल ओनर है। एनी नेचुरल पर्सन एक्सरसाइजिंग अल्टीमेट इफेक्टिव कंट्रोल, जिसके पास इफेक्टिव कंट्रोल है। तो 1, 2 एंड 4 यानी कि सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। अगला है, फॉर द पर्पज ऑफ केवाईसी हु अमंग द फॉलोइंग इज अ कस्टमर। केवाईसी के लिए कौन कस्टमर है? अ पर्सन और एंटिटी दैट मेंटेन्स एन अकाउंट और हैज अ बिजनेस रिलेशनशिप विद द बैंक। तो ये बिल्कुल सही है कि जो अकाउंट मेंटेन करता है, जिसका बिजनेस रिलेशनशिप है, वो भी कस्टमर होगा। जिसके बिहाफ पे अकाउंट मेंटेन किया जा रहा है वो भी कस्टमर होगा। जो प्रोफेशनल इंटरमीडियरी ट्रांजैक्शन कर रहा है लेकिन बेनिफिशियरी कोई और है ट्रांजैक्शन का, तो सब ही कस्टमर माने जाएंगे, सबका केवाईसी होगा। तो डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। अगला है, which date of the succeeding month should the CTR cash transaction report यानी कि for each month should be submitted to the FIU India as part of PMLA rules। तो देखो, जो कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट होती है वो सबमिट करी जाती है FIU इंडिया, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया के डायरेक्टर को अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर भेजी जाती है। तो जैसे इस महीने, मान लो जून महीने की जो CTR है वो जुलाई के 15 तक भेजनी है, तो 15th तक भेजनी है अगले महीने के, तो सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लेंट्स आर नॉट कवर्ड अंडर RBI इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम। कंप्लेंट्स रिलेटेड टू कमर्शियल डिसीजन, जो कमर्शियल डिसीजन है, लोन देना है नहीं देना, ये बैंक का डिसीजन है, आप नहीं जा सकते हो RBI IOS के पास, तो ये नहीं जा सकते। अगर वेंडर और रिपोर्टिंग एंटिटी के बीच में डिस्प्यूट है तो भी नहीं जा सकते। अगर आपने किसी और अथॉरिटी को एड्रेस करी है कंप्लेंट, आपने ऑम्बुड्समैन को डायरेक्टली कंप्लेंट एड्रेस ही नहीं करी, तो वो भी नहीं वो कवर करेगा ऑम्बुड्समैन। कोई जर्नल ग्रीवेंस आपका मैनेजमेंट के खिलाफ, तो भी वो कवर नहीं होगी। दो रिपोर्टिंग एंटिटीज, मान लो दो बैंक आपस में लड़ रहे हैं, वो भी कवर नहीं होगा। तो ये कोई भी कंप्लेंट जो है आप इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम के अंडर नहीं कर सकते हो। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ कंप्लेंट टू अ बैंक विल नॉट बी एडिक्वेट फॉर फाइलिंग अ कंप्लेंट विद द ऑम्बुड्समैन। क्या आप तरीका नहीं अपना सकते हो कंप्लेंट करने के लिए? ड्रॉपिंग अ कंप्लेंट इन द कंप्लेंट बॉक्स, थ्रू ईमेल टू स्पेसिफाइड ID, सबमिटिंग एट ब्रांच विद एक्नॉलेजमेंट, थ्रू वेबसाइट ऑन द लिंक स्पेसिफाइड। तो कंप्लेंट बॉक्स में कंप्लेंट डालने को ये नहीं बोलते हैं कि ऑम्बुड्समैन को कंप्लेंट कर दी, या तो ईमेल करो, प्रॉपर सबमिट करो ब्रांच में जाके, या वेबसाइट पे करो प्रॉपरली। तो कंप्लेंट बॉक्स में नहीं डाल के होती ऑम्बुड्समैन को कंप्लेंट, तो बैंक को कंप्लेंट नहीं करनी ना, ऑम्बुड्समैन को करनी है, तो ए यहाँ पे ऑप्शन है। अगले, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ग्राउंड्स फॉर फाइलिंग अ कंप्लेंट अंडर RBI इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम। डेफिशिएंसी इन सर्विस है तो आप कंप्लेंट कर सकते हो। फेलियर ऑफ
रिपोर्टिंग एंटिटी टू रिजॉल्व विद इन टाइम। आपकी कंप्लेंट को वो रिजॉल्व नहीं कर पा रहे तो भी ऑम्बड्समैन के पास जा सकते हो। अगर आपने कोई कंप्लेंट करी और सामने से बैंक 30 डेज से ज्यादा हो गए, आपका कंप्लेंट का रिप्लाई नहीं आया, विद इन 30 डेज नहीं आया, तो भी आप ऑम्बड्समैन के पास जा सकते हो। तो इन सारे केसेस में आप जा सकते हो, तो डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। अगला है वेयर अ कस्टमर बाय अ लेटर हैज एडवाइज द बैंक डायरेक्टिंग द बैंकर नॉट टू ऑनर पे अ पर्टिकुलर चेक, सच अ लेटर इज कॉल्ड। अगर आपने बैंक को ये भेज दिया लेटर कि इस पर्टिकुलर चेक को ऑनर नहीं करना, पे नहीं करना, तो हम क्या बोलेंगे? जो आप लेटर भेजते हो बैंक को, लेटर ऑफ क्रेडिट, स्टॉप पेमेंट लेटर, मैंडेट या फिर गार्निशी लेटर, तो उसे स्टॉप पेमेंट लेटर बोलते हैं। जब एक कस्टमर बैंक को एडवाइस करता है, लेटर भेजता है कि इस पर्टिकुलर चेक की पेमेंट नहीं करनी है, तो वो स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन दे रहे हो आप। ठीक है। अगला है अ चेक इशूड ऑन 25/5/2023। मई 24 को आपने एक चेक इशू किया, लेकिन उसमें जो आपने डेट डाली, आपने डाली है जुलाई की। तो ये कौन सा चेक है? स्टेल चेक, पोस्ट डेटेड, एंटी डेटेड या फिर क्रॉस्ड चेक है, तो इसे बोलते हैं पोस्ट डेटेड। तो ये वैलिड कब से होगा? जो चेक पे डेट है 24 जुलाई की जो डेट है, उससे उसके 3 महीने तक वो वैलिड है। तो मई में, जून में नहीं ले जा सकते आप, जुलाई के 24 के बाद ही वो चेक वैलिड होगा। तो पोस्ट डेटेड चेक है। अगला है अ चेक डेट्स डैश मंथ्स प्रायर टू द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन इज कंसिडर्ड टू बी अ स्टेल एंड कैन नॉट बी पेड। तो 3 महीने अगर निकल चुके हैं चेक की डेट को, तो वो स्टेल चेक हो जाता है। पहले क्या होता था? 6 महीने तक चेक वैलिड होता था, अब 3 महीने तक ही वैलिड होता है। तो ए करेक्ट आंसर है। अगला है अकॉर्डिंग टू एनआई एक्ट 1881 इफ ऑन चेक द अमाउंट स्टेटेड इन वर्ड्स एंड फिगर्स इज डिफरेंट देन व्हाट अमाउंट शुड बी पेड। अगर चेक पे वर्ड में मान लो लिखा है 1 लाख और फिगर्स में लिखा है मान लो 10 लाख, तो किसको आप मानोगे? आप वर्ड्स वाले को मानोगे। जो ऐसे लिखा होगा ना 1 लाख रुपीज, आप इसको मानोगे, फिगर्स को नहीं मानोगे। तो ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। अगला है कैन फंड्स इन एन एनआरओ अकाउंट बी रिपैट्रिएटेड अब्रॉड। एनआरओ अकाउंट में जो पैसा पड़ा है, क्या बाहर ले जा सकते हो? यस विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, यस विद रिस्ट्रिक्शन एज पर आरबीआई गाइडलाइंस, सी नो फंड्स कैन नॉट बी रिपैट्रिएटेड, या फिर ओनली अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। तो नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट में जो पैसा पड़ा होता है, आप ले जा सकते हो बाहर, विदेश, अपने जहां पे भी आप रहते हो, लेकिन आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से। अगला है व्हाट इज द टैक्स इम्प्लीकेशन ऑन द इंटरेस्ट अर्नड ऑन एनआरओ अकाउंट। एनआरओ अकाउंट पे जो आप इंटरेस्ट अर्न करते हो, उस पे टैक्स इम्प्लीकेशन क्या है? क्या वो टैक्स फ्री है, या जितना इंडियंस को टैक्स लगता है उतना ही एनआरओ को लगता है, या इंडियन से ज्यादा टैक्स लगता है, या तभी टैक्स लगता है अगर एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा हो? तो यहाँ पे इसका आंसर है बी। जितना रेट हमें पे करना पड़ता है एज इंडियंस, उतना ही एनआरओ अकाउंट पे एनआरआईज को पे करना पड़ता है। तो बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। अगले विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स कैन एन एनआरओ अकाउंट टेक। एनआरओ अकाउंट क्या हो सकता है? सेविंग्स, एफडी या आरडी? तो सारी फॉर्म्स में हो सकता है। एनआरओ अकाउंट में चाहे सेविंग्स अकाउंट खोलो, चाहे एफडी खोलो, चाहे आरडी खोलो। जो हमारा एफसीएनआर अकाउंट होता है, ये सिर्फ एफडी के लिए होता है, 1 से 5 साल तक की। ओके। व्हाट इज द पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेसल कमीशन इन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019? यानी कि पेक्यूनरी डिस्ट्रिक्शन का क्या, जुरिस्डिक्शन का क्या मतलब है? कितने तक का पैसा इन्वॉल्व है, कितने तक का केस है जो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम के पास ले जा सकते हो। तो 1 करोड़ तक का आप डिस्ट्रिक्ट फोरम के पास ले जाते हो, 1 से 10 आप स्टेट के पास लेके जाते हो, 10 से ऊपर का आप नेशनल कमीशन के पास केस लेके जाते हो। ठीक है। A complaint before district commission can be filed by one or more consumers where there are numerous consumers having the same interest with the permission of district commission। तो ये अलाउड है 1 से ज्यादा consumers मिलके जिनकी सेम टाइप की कंप्लेंट है, वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो पहला तो सही है। सेंट्रल गवर्नमेंट, द सेंट्रल अथॉरिटी या स्टेट गवर्नमेंट, ये भी कंप्लेंट फाइल कर सकती हैं। ठीक है। इन केस ऑफ डेथ ऑफ कंज्यूमर, डेथ होगी कंज्यूमर की, तो उसका लीगल एयर, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी केस कर सकता है। अगर कंज्यूमर माइनर है तो वो खुद से कंप्लेंट कर सकता है? नहीं, वो अपने गार्डियन की मदद से किसी एडल्ट के साथ कंप्लेंट कर सकता है, खुद से वो कंप्लेंट नहीं कर सकता है कंज्यूमर फोरम में। तो 1, 2 एंड 3 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। ओके। एवरी कंप्लेंट फाइल्ड इन द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेसल कमीशन अकम्पनीड बाय अ फी। देखो, अगर आपको डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाना है तो आपको फीस भरनी पड़ती है, लेकिन अगर आपके गुड्स या सर्विसेज की वैल्यू 5 लाख रुपए तक की है जिसके लिए आप केस कर रहे हो,
तो फिर आपको कोई भी फीस नहीं पे करनी पड़ती है, ठीक है, 5 लाख रुपीस तक का। अगला है सेक्शन 131A ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एक्सटेंड्स द प्रोटेक्शन ग्रांटेड टू अ बैंकर वाइल। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बैंकर को रिसीविंग पेमेंट ऑफ अ ड्राफ्ट, यस, मेकिंग पेमेंट ऑफ अ चेक, यस, एंडोर्सिंग पेमेंट ऑफ अ चेक। इन तीनों केस में अगर बैंकर अपनी ड्यूटी निभाता है, बिना नेग्लिजेंस के काम करता है, तो कोई गड़बड़ हो जाए, बैंक की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अगला है द कंडीशंस फॉर कलेक्टिंग बैंक टू क्लेम प्रोटेक्शन हैज बीन लेड डाउन अंडर। द कंडीशंस फॉर कलेक्टिंग बैंक टू क्लेम प्रोटेक्शन किसके अंडर मिलेगी उसको? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, BR एक्ट के अंडर नहीं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर कलेक्टिंग बैंक जो होगा उसको जो प्रोटेक्शन मिलती है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के थ्रू ही मिलती है। अगला है इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉपर KYC द कलेक्टिंग बैंकर कैन बी हेल्ड लाइबल फॉर कलेक्शन ऑफ अ फ्रॉडुलेंट चेक ऑन द ग्राउंड्स ऑफ व्हाट। देखो, कलेक्टिंग बैंकर को जब भी कलेक्ट करना है चेक तो उसको देखना है कि KYC पूरा हो रखा हो जिससे वो चेक कलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर वो बिना KYC के चेक कलेक्ट कर लेते हैं तो फ्रॉडलेंट चेक अगर वो कलेक्ट कर लेते हैं तो ऑन द ग्राउंड्स ऑफ नेग्लिजेंस उन्हें लायबल ठहराया जा सकता है, फिर उन्हें कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलती है। अगला है XYZ a well known financial institution received a check of 10,000 drawn on ABC कंपनीज अकाउंट। ABC के अकाउंट पे चेक ड्रॉ किया गया था, XYZ को मिला। चेक वॉज डिपॉजिटेड इनटू मिस्टर मोहन अकाउंट एट XYZ बैंक। तो मिस्टर मोहन के अकाउंट में पैसा जो है वो जमा कराया गया। बाद में पता लगा कि चेक तो चोरी का था, ठीक है। ABC कंपनी ने बोला कि उन्होंने तो कभी चेक इशू ही नहीं किया। अब मिस्टर मोहन के अकाउंट में तो पैसे जा चुके थे और मिस्टर मोहन ने तो विड्रॉ भी कर लिए, ठीक है। अब ABC कंपनी XYZ बैंक को बोलती कि तुम हमें पैसा वापस करो क्योंकि ये हमारा पैसा हमसे तो एक तरीके से चोरी हो गया, हमने तो चेक जब इशू ही नहीं किया तो आपने कैसे पैसा डाल दिया मोहन के अकाउंट में और मोहन तो लेके भाग गया। तो यहाँ पे व्हाट इज द लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फॉर XYZ बैंक इफ इट फेल्स टू एक्सरसाइज रीजनेबल केयर इन कलेक्टिंग द चेक एंड इट टर्न्स आउट टू बी स्टोलन एंड फॉर्ज्ड। अगर ये पता लगता है बाद में कि बैंक ने भी जो है रीजनेबल केयर एक्सरसाइज नहीं करी थी और ये चेक तो स्टोलन या फॉर्ज निकला, तो XYZ बैंक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, मोहन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। XYZ bank may be held liable to ABC company for the amount of check. XYZ will be reimbursed by the government for any losses, या XYZ can hold Mr. मोहन personally liable। देखो, बैंक को प्रोटेक्शन तभी मिलती है जब वो रीजनेबल केयर रखे, नेग्लिजेंट ना हो, लेकिन इस केस में ये प्रूव हुआ है कि उन्होंने रीजनेबल एक्सरसाइज नहीं किया, केयर एक्सरसाइज नहीं किया, तो वो ABC कंपनी के प्रति लाइबल होंगे फॉर द अमाउंट ऑफ चेक। तो बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग ब्रांच लेवल कस्टमर सर्विस कमेटी। इट इज अ फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन कस्टमर एंड बैंक्स। क्या ये एक फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल है ब्रांच लेवल कस्टमर सर्विस कमेटी? इट शुड इंक्लूड एटलीस्ट वन सीनियर सिटीजन, इट शुड हैव एटलीस्ट वन मीटिंग। तो देखो, बैंक्स में कस्टमर सर्विस को करना है इम्प्रूव, तो उसके लिए कमेटीज बैठती हैं। उसमें से एक होती है ब्रांच लेवल कस्टमर सर्विस कमेटी, हर ब्रांच में होती है। ये कस्टमर और बैंक के बीच में एक फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल होता है, करेक्ट। इसमें एक सीनियर सिटीजन होना चाहिए कमेटी में, करेक्ट। इनकी महीने में एक बार मीटिंग होनी चाहिए, करेक्ट। तो डी जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। अगला है रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन रिलेटेड टू ATM ट्रांजैक्शन बिटवीन इशूइंग बैंक एंड एक्वायरिंग बैंक विल बी थ्रू। मान लो ATM ट्रांजैक्शन को लेके कोई डिस्प्यूट है, जो इशूइंग बैंक है जिसने कार्ड इशू किया था और जो एक्वायरिंग बैंक है जिसके ATM पे ट्रांजैक्शन हुई है, उनमें कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो डिस्प्यूट कैसे सॉल्व होगा? बायलेटरल सेटलमेंट नहीं कर सकते आपस में वो मिलके, अलाउड नहीं है। इशूइंग बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी लॉस के लिए, ऐसा नहीं है। एक्वायरिंग बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ऐसा नहीं है। जो ATM सर्विस प्रोवाइडर होगा उसके थ्रू ही ATM ट्रांजैक्शन का डिस्प्यूट सेटल होगा इशूइंग बैंक और एक्वायरिंग बैंक के बीच में। तो डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। अगला है फॉर ऑनलाइन कार्ड नॉट प्रेजेंट ट्रांजैक्शन द ऑथेंटिकेशन प्रोसेस इज। अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो बिना कार्ड के, आप सिर्फ कार्ड की डिटेल्स याद हैं, आप ऐसे ट्रांजैक्शन कर देते हो, तो उसमें क्या होगा? ऑथेंटिकेशन प्रोसेस कैसा होता है? हमेशा एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन होता है कि आपने CVV भी भरा फिर OTP, तो डबल ऑथेंटिकेशन हुआ। एक्स्ट्रा ऑथेंटिकेशन कैसे हुआ? OTP के थ्रू।
कि आपका मिसयूज ना हो कार्ड डिटेल्स का। तो सी जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। अगला है बिजनेस आवर्स ऑफ बैंक ब्रांचेस। जो बैंक हैं उनके वर्किंग आवर्स कितने होते हैं? तो मिनिमम 4 घंटे वर्किंग होना चाहिए वीकडेज पे और वर्किंग संडेज पे। ये मिनिमम वर्किंग आवर्स होने चाहिए बैंक ब्रांचेस के, 4 घंटे वीकडेज और वर्किंग डेज पे मिनिमम। ओके। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? कैश आउट ऑफ एनी एटीएम फॉर मोर देन 10 times इन अ मंथ अट्रैक्ट्स अ पेनल्टी ऑफ ₹10,000 पर एटीएम। अगर आपका एटीएम 10 टाइम्स नहीं, अगर 10 आवर्स या उससे ज्यादा के लिए आउट ऑफ कैश है तो 10,000 पर एटीएम पेनल्टी लगती है। तो पहला स्टेटमेंट गलत। इन केस ऑफ वाइट लेवल एटीएम द पेनल्टी इज चार्ज टू द बैंक मीटिंग द कैश रिक्वायरमेंट ऑफ दैट WLA विच इज रिकवरेबल फ्रॉम द WLA ऑपरेटर। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला इनकरेक्ट है। 10 टाइम्स नहीं आएगा, 10 आवर्स आएगा। वाइट लेवल एटीएम में जो पेनल्टी लगती है जो बैंक मीट कर रहा है कैश रिक्वायरमेंट्स को उस पर लगती है। बाद में अगर वो प्रूव कर पाए तो वो खुद से WLA ऑपरेटर से पैसा रिकवर कर सकते हैं। तो बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? RBI has advised banks to resolve customer complaints regarding wrongful debit of account of ATM transaction within T+3 days। अगर कस्टमर कंप्लेंट करता है कि wrongful debit हुआ है मेरी एटीएम ट्रांजेक्शन में, तो पैसे कट गए, मेरे पास तो आए नहीं, तो T+5 वर्किंग डेज में उसे रिजॉल्व करना होता है, T+3 में नहीं करना होता। इन केस ऑफ डिले द कार्ड इशूइंग बैंक मस्ट कंपनसेट द कस्टमर ₹100 पर डे ऑफ डिले। अगर डिले होता है T+5 से ज्यादा तो 100 पर डे का कंपनसेशन होगा। ये करेक्ट है। द अमाउंट विल बी पेड बाय बैंक ओनली ऑन कंप्लेंट फ्रॉम द कस्टमर। नहीं, अगर कंप्लेंट ना भी करे कस्टमर तो भी जो बैंक है उसको कंपनसेशन पे करना ही करना है कस्टमर को। तो ये गलत है। तो 1 और 3 यहाँ पे गलत है, तो सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। अगला है इन केस ऑफ अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन वेदर नाइदर बैंक नॉर कस्टमर इज रिस्पॉन्सिबल इट हैज टू बी रिपोर्टेड टू द बैंक। देखो, अगर कोई अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन हो गई, आपकी भी गलती नहीं है, बैंक की भी गलती नहीं है, तो आपको बैंक को तो बताना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे अगर रिपोर्टिंग करने में आप 4 दिन से 7 दिन का अगर आप डिले कर देते हो, द लायबिलिटी of the customer in case of credit cards with the limit above 5 lakh rupees will be the transaction value or dash whichever is lower। तो क्रेडिट कार्ड की ट्रांजेक्शन थी, क्रेडिट कार्ड वो है जिसकी लिमिट 5 लाख से ज्यादा की है, उसमें अनऑथराइज ट्रांजेक्शन हुई, आपको इमीडिएटली कंप्लेंट करना चाहिए था, लेकिन आपने 4 से 7 दिन का डिले कर दिया बैंक को कंप्लेंट करने में। तो यहाँ पे आपकी एज अ कस्टमर लाइबिलिटी कितनी बनेगी? ठीक है, या तो ट्रांजेक्शन वैल्यू की या फिर 25,000, जो लोअर अमाउंट है वो आपकी आप पे पेनल्टी लगेगी, यानी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आपकी लायबिलिटी होगी। एक बार आपने रिपोर्ट कर दिया बैंक को, फिर बैंक की जिम्मेदारी है। ठीक है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिफाइंस द टर्म फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो इट इज डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एट अ अफोर्डेबल कॉस्ट टू डिसएडवांटेज एंड लो इनकम सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन में क्या है, सारे सेक्शंस जो हैं हमारे देश के सोसाइटी के, सबको फाइनेंशियल सर्विसेज मिलनी चाहिए अफोर्डेबल कॉस्ट पे, चाहे आपकी इनकम ज्यादा कम हो। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बैंक अकाउंट खोल दिए, सबको फाइनेंशियल सर्विसेज मिलनी चाहिए। इवन इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, ये भी फाइनेंशियल सर्विसेज के अंडर आते हैं। तो ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। अगला है हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड बाय बैंक्स एज इंटरमीडियरी अंडर द बिजनेस फैसिलिटेटर मॉडल। किसको बैंक इंटरमीडियरी बना सकते हैं? एनजीओस को बना सकते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बना सकते हैं, फार्मर क्लब्स को बना सकते हैं, एग्री क्लिनिक, पोस्ट ऑफिस, सबको बिजनेस फैसिलिटेटर बनाया जा सकता है, इंटरमीडियरी बनाया जा सकता है। तो डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। अगला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स वन टाइम ग्रांट असिस्टेंस अप टू अ मैक्सिमम ऑफ डैश for meeting the expenditure on construction of building and other infrastructure for rural self employment training institute। तो गवर्नमेंट जो है ग्रांट देती है, मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए तक का देती है कि तुम ये रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना दो। ठीक है, बैंक इसके अंदर मेन जिम्मेदारी लेता है। तो यहाँ पे 1 करोड़ तक की ग्रांट मिल सकती है। तो सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? बैंक्स आर नॉट अलाउड टू पे एनी फीस टू बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स एज द अमाउंट इज टू बी चार्ज फ्रॉम द कस्टमर्स। तो ये गलत है। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स को बैंक पैसे पे करते हैं, कस्टमर से नहीं चार्ज किया जा सकता। तो ये गलत है। एंगेजिंग बीसीज इज फ्री फ्रॉम एनी रेपुटेशनल और ऑपरेशनल रिस्क। अगर आप बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट को रखते हो तो रिस्क तो रहता ही है ऑपरेशनल रेपुटेशन का। अगर वो कुछ बदतमीजी से बात करे किसी से तो बैंक की भी तो इमेज खराब होगी ना।
या कोई पैसे का भी गड़बड़ हो सकती है, कुछ भी रिस्क हो सकता है, तो ये भी गलत है। रीजनल रूरल बैंक्स कैन नॉट अपॉइंट एनबीएफसीज एनडी एज बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, सो ये बिल्कुल सही है। जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज है ना, उनको बाकी के बैंक्स तो अपॉइंट कर सकते हैं एज बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, लेकिन रीजनल रूरल बैंक्स को अलाउड नहीं है कि वो एनबीएफसीज नॉन डिपॉजिट टेकिंग को एज अ बीसी अपॉइंट करें, तो सिर्फ बी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा सेशन खत्म होता है। अगेन आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि 85% ऑफ अभी अवेलेबल है जैब 85 कोड यूज करके आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। जो हमने आज ये पढ़ा है इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको थोड़ा सा भी बेनिफिशियल लगा है, तो डू कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।